वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा लास्ट यूनिट, चैप्टर 1 कर रहे हैं। लास्ट यूनिट का पार्ट 1 है ये वाले यूनिट का जो ये चैप्टर है थोड़ा लेंथी है, इसलिए 2 पार्ट में कवर करेंगे। आपको सब्जेक्ट चल रहा है सेक का योर लॉ योर राइट, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स वाले बच्चों का सेमेस्टर 5 और 3 में सेम सिलेबस है। जो ये देखिए इसका नाम है वनवासियों के परंपरागत अधिकार और महिलाओं के संपत्ति का अधिकार। 2 टॉपिक है बेसिकली, वनवासियों के अधिकारों की बात करेंगे और महिलाओं का संपत्ति भी क्या अधिकार है ये बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पूरा चैप्टर 1 है। ठीक है, थोड़ा लेंथ है इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला इसमें करेंगे पार्ट 1 में और ये पार्ट 2 में कर लेंगे हम महिलाओं वाला पूरा टॉपिक। सारे इसमें ये करना है कि अधिनियम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, ये जो अधिनियम आया वनवासियों के अधिकार वाला, इसकी पुरानी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कि पहले टाइम पे क्या सिचुएशन थी, अंग्रेजों ने क्या हालत कर रखी थी। ठीक है, फिर जनजातियों में ये सारे कानून पढ़ेंगे हम। इसमें हमको ये सारे पढ़ने हैं एंड तक। 2007 में लास्ट कानून आया तब तक का करेंगे। प्लस ये देखेंगे कि परंपरागत वनवासी कौन है, कि वनवासियों को कौन कौन लोग हैं जो वनवासियों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इस अधिनियम के तहत वनवासी किस प्रकार का अधिकार है, सारे अधिकार पढ़ लेंगे उनके, कि उनको क्रियान्वयन में कैसे रहा, अधिकार तो दे दिया, अब उनको क्या करना है। ठीक है, और चुनौतियां वगैरह सब करेंगे इसमें। ये मेरी इंस्टा की और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल आईडी पे मैं आपको ये वाली पीपीटी पूरी भेज दूंगी, आप नोट्स बना लीजिएगा। और उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि ये जो कानून बना इससे इसकी क्या सिचुएशन थी कि ये बनाया गया, और इसके पहले इस कानून के बनने से पहले क्या सिचुएशन थी इन लोगों की। कौन है ये लोग, वनवासी लोग, और अंग्रेजों ने इनका क्या हाल कर रखा था ये पढ़ना इसमें। ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, ब्रिटिश शासन जो यहाँ पे आया 1700 में ही आ गए थे वो, 200 साल तक उन्होंने राज किया, 1900 में गए थे वो। तो ये बोल रहे हैं अंग्रेजों ने आदिवासियों और जनजातियों को ही अपराधी घोषित कर दिया। इन्होंने आके यहाँ पे क्या किया, जो आदिवासी लोग थे इनको एक तरीके से अपराधी घोषित कर दिया कि ये लोग ना अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, जंगली लोग हैं ये तो, और इन्होंने ना जंगलों पे कब्जा कर रखा है, ये अपराधी है। ये ना जो जंगल की भूमि है उसको वेस्ट कर रहे हैं, जो ये एरिया है, ये पूरी जो जगह है ये ना इनको कब्जा करके रख रहे हैं, ये वेस्ट कर रहे हैं जगह को। इस जगह पे अगर हम सारे पेड़ काट दें टू जेड, फिर हम यहाँ पे उद्योग को बना सकते हैं, उद्योग को लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। उसके लिए हमें सारे जंगल हटाने पड़ेंगे, प्लस इन लोगों को जान से मारना होगा। इन लोगों को हटा दो, भगा दो इनको यहाँ से, ऐसे बुरी तरीके से मारपीट करके, और इनके जंगलों पर इनको कब्जा कर लो। तो इन्होंने क्या किया, आते के साथ ही सबसे पहले क्या किया, इसके लिए अंग्रेजों द्वारा अपराधी दिख जनजातीय अधिनियम स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट स्टार्ट कर दिया इन्होंने 1871 में। ठीक है, ये क्या बता रहे, पृष्ठभूमि बता रहे हैं आपको पूरी। और इनका जो अधिनियम बनाया है इन्होंने, ये जो एक्ट लाए, इसका मेन कारण क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, जंगलों का शोषण करना। क्योंकि जंगलों से लकड़ी प्राप्त करते थे ये, जंगल सारे काट दिए, फिर वहाँ पे खेती कर रहे हैं, फिर उस खेती से इनको पैसा मिल रहा है। ऐसे करके इनका सिर्फ एक मकसद था, शोषण करना, और जो लोग इनको रह रहे थे इनको तो जान से ही मार रहे थे। भारत में जितने भी संसाधन थे, ठीक है, संसाधन यहाँ से जो जंगलों से हमें प्राप्त होते हैं, जिसके इस्तेमाल से यहाँ के ग्रामीण फलते फूलते थे, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये जगह इनकी थी, ये लोग रह रहे थे, इनको यहाँ से निकाल के इनकी जगह पे कब्जा कर लिया गया, इनको मार पीट के भगा दिया। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, जितने जंगल थे सब पे अपना नियंत्रण करते चले गए ये, और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। और क्या बोला कि ये जो जंगल है ना ये तो हमारी संपत्ति है। राज्य मतलब सरकार, यहाँ पे राज्य से क्या मतलब है, सरकार से, कि सरकार की संपत्ति है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, हमारा अधिकार है, हमारे जंगल है, और तुम निकलो यहाँ से। कुछ जंगलों की आरक्षित वन घोषित कर दिया, कुछ जंगलों को उन्होंने आरक्षित कर दिया कि तुम यहाँ पे आ ही नहीं सकते, तो आरक्षित क्षेत्र है, ये आरक्षित जंगल है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ियाँ पैदा होती थी। एक लकड़ी का प्रकार है जो अंग्रेजों को चाहिए होती थी, जो कहीं और नहीं बिकती थी, और बहुत महंगे दाम पे बिकती थी, जैसे हो गई चंदन की लकड़ी, है ना, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें होती हैं जंगल के अंदर, वो सब ये कर रहे थे, उसको इन्होंने आरक्षित कर दिया कि यहाँ कोई और आएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासनकाल में कोल आदिवासियों का आर्थिक एवं शारीरिक शोषण किया। ठीक है, अलग अलग आदिवासी थे, अलग अलग जातियाँ थी, ठीक है।
एक प्रजाति के नेता थे बिरसा मुंडा, अलग अलग आपने सबने सुना हो ना कि उन्होंने सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ऐसे भी कोल प्रजाति वालों को बता रहे हैं, इनका भी इन्होंने क्या करा, आर्थिक, पैसे के रूप में, शारीरिक इनको मारपीट कर, इस तरह से इनका शोषण किया। उनकी स्त्रियों पर भी अत्याचार किया, औरतों बच्चों को सबको मारा इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। इससे आदिवासी जमींदार, महाजन और पुलिस के विद्रोह संगठन होने लगा। अब क्या है, लोग इनके खिलाफ हो गए, जमींदार वर्ग जो हो गए, महाजन जो हो गए, पुलिस वगैरह जो अंग्रेजों की पुलिस थी, ठीक है, इनका क्या हो गया, विरोध होना स्टार्ट हो गया, लोग इनके खिलाफ खड़े होने लगे, जंगल वाले। लेकिन हुआ क्या, जो अब आदिवासी लोग हैं वो इतने पावरफुल तो है नहीं कि इनके आगे लड़ सके। इन्होंने क्या किया, हमेशा ही इनका शोषण किया है, क्योंकि कंपनियां सरकार द्वारा कृषि को एक वास्तविक रूप में विस्तृत किया गया था। इससे आदिवासियों ने अपनी भूमि खो दी। इन्होंने क्या किया, इनकी ज़मीनें छीन लिया। जिनकी ज़मीनें थी ना, जो यहाँ के किसान थे, जो यहाँ के आदिवासी लोग थे, ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ जो थी, एसटी ट्राइब बोलते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब वाले, उन सबकी ज़मीनें इन्होंने छीन ली एक तरीके से। और इन क्षेत्रों को गैर आदिवासियों की आवक बढ़ा, इसका मतलब है गैर आदिवासी, जो लोग आदिवासी है ही नहीं, बाहर वाले ये जो आ रहे हैं, इनके आना जाना स्टार्ट हो गया था, ये कर रहे थे जंगलों का यूज। अब वनों में स्थानांतरित खेती पर अंकुश लगा दिया गया। जंगली लोग क्या करते हैं, देखो ये जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी होते हैं, ये क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। जैसे मान लो ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, स्थानांतरित खेती समझा रही हूँ एक बार आपको, कि ज़मीन का टुकड़ा है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार खेती की, यहाँ पे खेती करने के बाद इन्होंने जो भी उत्पादन किया उसके बाद इसको जला देते हैं, तो जो जली हुई राख होती है वो ज़मीन के लिए उर्वरक का काम करती है। फिर यहाँ से चले जाते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ खेती करते हैं, फिर यहाँ पे अपने रहते रहते हैं, अपनी खेती करने के बाद छोड़ देते हैं इस ज़मीन को। फिर क्या होता है, तब तक क्या होता है, ये वाली जो ज़मीन है ये हील हो जाती है एक तरीके से। यहाँ पे जो उर्वरक वगैरह यूज़ हुए है ना, जो ज़मीन का पोषण इन्होंने लिया, वो सब वापस हो जाता है, ज़मीन अच्छी रहती है, अच्छी कंडीशन रहती है, फिर दूसरी जगह काटते हैं, फिर तीसरी जगह, ऐसे घूम घूम के एक तरीके से घूम खेती करते हैं। घूम खेती भी इसी का मतलब होता है, स्थानांतरण खेती का भी ये अर्थ है। इन्होंने इस पर रोक लगा दिया कि तुम्हारे पूरे जंगल है कि तुम घूम घूम के कहीं पे भी खेती करोगे और कहीं पे भी रहोगे। इन्होंने इस चीज़ पे अंकुश लगा दिया कि तुम्हें ऐसे कर नहीं सकते। ये वाला एरिया जो इन्होंने मान लो पूरा इतना जंगल को आरक्षण में कर दिया कि इतना एरिया जो आरक्षित है, तुम यहाँ आ नहीं सकते, तुम यहाँ जा नहीं सकते, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको निकाल दिया गया। ऐसे करके उन्होंने गलत से गलत कानून बनाए, और सिर्फ इनका एक फोकस था पैसा, कि इनको काट काट के जंगलों को हम कैसे पैसा निकाल सकते हैं, जितनी लकड़ी ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कि हटा दो, सारे जंगल साफ कर दो, उसके बाद वहाँ पे खेती करो ताकि और पैसा है। इन्होंने इवन अपने यहाँ भी यही करा, अंग्रेजों ने अमेरिका में क्या किया, इन्होंने सबने सारे पेड़ हटा दिए, पूरा का पूरा जंगल मान लो तुमने 80% जंगल हटा दिया। अब उससे क्या हुआ, एक प्रकृति में डिसबैलेंस हो गया। अगर सारे ही जंगल में से तुम सारे पेड़ हटा दोगे तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तुम खुद एक इमेजिन करो, पैसे के पीछे तुम इतना भाग रहे हो कि तुमने जंगल सारा हटा दिया, गेहूँ की खेती करी, ठीक है भाई, हो गई खेती गेहूँ की, पैसा भी आ रहा गेहूँ की खेती से, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है वो तुम नहीं रोक पाओगे। क्या हुआ, फिर यहाँ पे आई धूल की आंधी। जब बेटा आंधी वगैरह आती है ना, जैसे आंधी आई या बाढ़ आई, तो जो पेड़ की जड़ें है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको बाढ़ को रोक लेती है आधे से ज़्यादा। जो भूस्खलन होता है ना, मिट्टी नीचे की तरफ गिरती है, वो उसको भी जकड़ के रखती है। पेड़ की जो जड़ें होती है ना, उस मिट्टी को जकड़े रहती है हर वक्त, तो इसलिए वो ढलान से वो गिरती नहीं है मिट्टी। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं तो फिर मिट्टी तो गिरेगी, भूस्खलन होगा, बाढ़ भी फिर आएगी। फिर इनके यहाँ अमेरिका वाले में क्या हुआ, यहाँ आई धूल की आंधी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी लेवल पे आंधी आई कि उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते। अगर जंगल होते तो वो रुक जाती, जंगल इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा जंगल था जिन्होंने पूरा हटा दिया, तो जो धूल की आंधी थी ना वो कहाँ आ गई, अंदर जो इनका रहने वाला एरिया था ना वहाँ ये फिर हुए परेशान। तो अब इन्होंने अब ये कि अब हम क्या करें, ये फंस गए कि अब जवाब तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने जवाब क्या दे दिया कि हमने खेती इसलिए की थी कि ना बहुत बड़ा आपातकालीन स्थिति चल रही है, खाने को वो था नहीं, खाने की हमारे लिए पास था नहीं, गेहूँ की अब वो चल रही थी आपातकाल कि गेहूँ खत्म होने वाला, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, इसलिए हमने किया है। लेकिन ये बात सच लोगों को पता थी कि कभी गेहूँ खत्म हुआ ही नहीं, गेहूँ तो पूरी पर्याप्त मात्रा में था इनके पास, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि हम गेहूँ का उत्पादन करके बाहर महंगे दाम पे बेचेंगे, इसलिए इन्होंने अपने खुद के सारे जंगल काट दिए। उसके बाद इनकी बहुत इंसल्ट हुई कि इन्होंने ये क्या किया, पैसे वैसे के चक्कर में। फिर इनको एक नाम दे दिया गया, धूल का कटोरा, अमेरिका का। ऐसे नाम बहुत एक होता है ना व्यंग करने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए लोगों ने इनको ये कहा। तो इन्होंने यही हमेशा रखा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा रखा अपना बेसिक मुद्दा, कि जो जंगल है ना ये वेस्ट है, ये पूरी ज़मीन को वो कर रहे हैं। इनके दिमाग के हिसाब से सिर्फ ये था कि जंगल जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पेड़ वेड़ सब वेस्ट चीज़ें, इनको हटाओ, यहाँ पे खेती करो, यहाँ पे उद्योग लगाओ। जंगल जो है ना ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, इनको सबको हटाओ, इनकी तरफ से ये था, इनकी सोच ही ये थी।
ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कर करके जो यहाँ पे भी आए अपने वहाँ पे भी किया ही, प्लस यहाँ भी आया तो यहाँ भी इन्होंने यही स्टार्ट कर दिया, जंगलों को हटाओ, जो जंगली लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनको बिल्कुल जंगल जानवरों के तरह ट्रीट कर रहे थे ये लोग। हर आंदोलन का नेतृत्व जनजातीय समुदायों के प्रमुख ने किया, ठीक है। हर अलग अलग जनजातियां थी, अलग अलग वो थे, ये लोग इनके खिलाफ विद्रोह तो कर ही रहे थे। लगभग सभी आदिवासी आंदोलन अंततः उग्र हुए। देखो आंदोलन चल रहा है, तुम्हें वो मार रहे, फिर तो तुम गुस्सा तो आएगा, फिर उग्र में बढ़ेगा ही, प्यार से तो मानने वाली है नहीं। तो उग्र मतलब क्या होता है बेटा, एक बड़े लेवल पे, हाई लेवल पर गुस्से वाला उग्र, ठीक है, लड़ाई झगड़े टाइप्स उसमें जाते हैं और हिंसा हुई। हर आंदोलन का अंत में हिंसा हुई है, जिनके दमन करने के लिए प्रशासन ने नरसंहार किया। नरसंहार क्या होता है बेटा, बिल्कुल मार काट होती है कि तुम इंसान को मार रहे हो, नरसंहार। तो एंड में इन्होंने नरसंहार ही किया, उनके घर जला दिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उनके घर जला दिए पूरे, इंसान अंदर जल रहा है मर रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं था अंग्रेजों को, इन्होंने उनके घर जला दिए और आंदोलन को कुचल दिया गया, ठीक है। लोगों को इन्होंने डायरेक्ट मार ही दिया कि जो बोलेगा उसे मार देंगे। इससे जनजातियाँ नष्ट हो गई। क्या हुआ, लोग मरने लग गए, फिर क्या, जनजातियाँ नष्ट हो रही हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ कि ये कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते हैं, जो ये जंगली लोग होते हैं, आदिवासी जो लोग हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं रह रहे होते हैं। पूरे जंगलों में थोड़े से मान लो 100-200 लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े जंगलों में 100-200 लोग, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे गाँव और शहरों में लोग रहते हैं ना, वहाँ इतने नहीं, तो बहुत कम संख्या के लोग होते हैं, थोड़े थोड़े से लोग होते हैं, है ना। ये इनको इतना मार रहे थे कि इनकी जनजातियाँ ही खत्म होने लग गई, इन्होंने इतना बुरा इनका हाल किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। अब क्या, जब मार ही रहे तो क्या करेंगे, उनकी संख्या इतनी है, वो इतने सारे हैं, जनजाति वाले लोग थोड़े से, अब इनके आगे कैसे टिकेंगे, है ना। तो ये कि अंत यही हो रहा था कि इनके आगे हार ही रहे थे। अब ये कि इनके जाने के बाद पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली कि इनके साथ कितना गलत हुआ, क्या क्या किया जा रहा था जंगली लोगों के साथ। अब ये कि जब ये चले गए 47 में, अब बात करेंगे 1988 में, जब हमारी सरकार आ गई, हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद स्टार्ट हुआ ये राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे 1988 की। अब ये आगे जाएगी, देखो ये सबसे पहले बनी है, ये फर्स्ट है, इसमें आधी बातें आ जाएंगी, पर इसके बाद आगे जाके, ठीक है, 50 आगे जाते जाते इसमें संशोधन होंगे। लास्ट वाला जो है ना हमारा 2007 वाला, 2005 या 6 लिखा होगा, और 2007 में वो लागू हो गया, वो मेन है, जिसमें सब कुछ पूरा डीप में पूरा टोटल सब कुछ आ जाएगा। इसमें भी थोड़ी बातें आएंगी, बेसिक बेसिक इसमें आ जाएगा, आगे जाके उसको अमेंडमेंट करके उसको पूरा एक प्रॉपर बना दिया जाएगा। इसमें सिर्फ हमें बेसिक पढ़ना है कि जैसे उन्होंने टैक्स लगा रखे थे अंग्रेजों ने, बेहिसाब टैक्स लगा रखे थे उन्होंने खेती के ऊपर के, तुम एक तो रहने भी नहीं दे रहे उनको, जंगले वाले लोगों को जो रह रहे हैं उनके ऊपर टैक्स के, तुम अगर खेती करते हो तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। एक बात सोचो, जमीन उनकी, खेती भी वही कर रहे हैं, तुम्हें किस चीज़ का टैक्स दें, और वो भी इतना बड़ी, इतना ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे, हद से ज़्यादा, जो इंसान मतलब दे ही नहीं सकता इतना ज़्यादा टैक्स, और तुम मार भी रहे हो, जान से मार रहे हो, लड़ रहे हो उनको। जो भी चीज़ उनकी गलत थी ना, वो सब इस कानून में ठीक कर दी गई, ठीक है। देश में इन्होंने क्या किया, 33% ना भाग को वनचाछिदित, वनों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसको, ये वर्ड को देख लीजिए, वन के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है। कि 33% जो है वन रहेंगे, हम काटेंगे नहीं वनों को, जैसे ये बेहिसाब अंधाधुंध काट रहे थे ना, उसको काटेंगे नहीं अब, ठीक है, करने का लक्ष्य कर दिया गया। वनों को उनकी वनस्पति व जीव जंतुओं को सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वनों के अंदर जो वनस्पतियाँ होती है, जो पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ होती है, वन के अंदर जीव जंतु जो रह रहे होते हैं, मछलियाँ वगैरह हो गई, जानवर हो गए, जंतु, ये सब इसमें आ रहे हैं, उन सबको क्या बोला, राष्ट्रीय धरोहर बता दिया गया कि ये सब क्या हमारे राष्ट्रीय की धरोहर है, इनको संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। व्यापक पैमाने पर वनारोपण अभियान चलाए गए। वनारोपण क्या होता है बेटा, वन को दोबारा रीजनरेट करना, ठीक है। इन्होंने क्या करे, पेड़ काट दिए, अब क्या कर सकते हैं, एक पेड़ को लगने में 15 साल का समय लगता है, नए पेड़ उगाओ, दोबारा उनको क्या करो, पुनर्जीवित करो, नए पेड़ लगाने के बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए, ठीक है। और उसमें क्या करा, इन्होंने अलग अलग एजेंसीज बना दी कि तुम्हारा काम है इतने पेड़ बनाओ, इतने पेड़ लगाओ, इस वाले एरिया को पूरा वापस वन में वो करो, वापस से उसको बना दो, विकास करो वन का। और जो जंगली लोग थे, जो वनवासी थे, इनकी भी हेल्प ले ली इसमें कि तुम भी आओ, हम तुम्हें ये वाला काम देते, तुम इसके बदले में पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें वापस से इनको वापस से बनाना है, रीजनरेट करना है, एक तरीके से पुनर्जीवित करना है जंगलों को, ठीक है। वनारोपण कहा जाता है इसको। अभियान चलाया तक तथा सामाजिक
वनिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, ठीक है। समाज में जो वन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी इसको प्रमोट किया गया। इसमें ये बेसिक आएगा, अभी आगे करेंगे जिसमें सारी बातें आएंगी। अब देखो 1988 जो ये हम पढ़ रहे हैं कि संशोधन वन में रणनीति का मुख्य उद्देश्य वनों को संरक्षण था। जो ये जंगलों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे, काट रहे थे, उसको संरक्षण करना था। क्योंकि देखो एक बात, अगर सारे ही जंगल खत्म हो गए तो तुम खुद सोचो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ जाएगी, सारी जो प्राकृतिक है ना आपदाएं वो आएंगी। प्रकृति का जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना वो तुम अगर पूरा खराब कर रहे हो तो तुम खुद सोचो रहोगे क्या। सांस लेने की तो ऑक्सीजन ही चाहिए ना। कितना ही तुम पैसा कमा लो खेती कर करके, खेती पे टैक्स लगा के, लकड़ी बेच के, एट द एंड तुम्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। पैसे तो थोड़ी ना सांस ले लोगे। इन्होंने जो बुरा हाल करके गए थे उसको ठीक करने के लिए उन्होंने वनों को ना संरक्षित कर दिया कि कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। अब पेड़ों की गिनती हो चुकी है, एक भी पेड़ जो है काटा नहीं जा सकता, प्लस कि तुम वहाँ पे अब शिकार भी नहीं कर सकते। जो ये वनों के जो जीव बचे हुए बचे कुछ उनका शिकार नहीं करना, ठीक है। अभी आगे सारे पढ़ेंगे डीप में, बेसिक अभी चल रहा है विकास और विकास करना, ठीक है। क्या बोल रही है कि केवल और केवल इसका विकास करना, संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना प्लस विकास करना। देश के पर्यावरण और परिस्थिति में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसके विकास के लिए, परिस्थिति को ठीक करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अब ये क्या है, इसके पहले वाले में अधिनियम में किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियम किया गया था। ये क्या है, हल्के हल्के जो चेंजेस आए ना, अभी ये बेसिक आपके पेपर के हिसाब से इतना वो मत करो, बस इसको देख लो कि ये क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। नेक्स्ट ये कि 2005 वाला जो है वो मेन है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो अच्छे से करना है डीप में आपको। परिस्थितिकी संतुलन, परिस्थितिकी संतुलन क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम होता है ना हमारा, जो इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है उसको बोल रहे हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम है इसमें जंगल है, जंगल कहते हैं जंगली जानवर है, वो जानवर किनका शिकार करेंगे, वो कैसे रहेंगे, पूरा जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है अपने आप, उसकी सुरक्षा करना। कि ये ना हो कि उस इकोसिस्टम की चेन में से कोई एक चीज़ हट जाए, कि पेड़ ही नहीं है या फिर जानवर ही नहीं है या फिर जो जानवर का जिनका वो शिकार करेंगे वो नहीं है, ये सब ना हो। पूरा प्रॉपर जो इकोसिस्टम बना रहा है उसके लिए कर रही है। एवं पुनर्निर्माण, वो बोल रही थी ना अभी, पुनर्जीवन जो मैं बोल रही थी वही कह रही है, पुनर्निर्माण दोबारा से रीजनरेट करना उसको, के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता पर्यावरण में जो स्थिरता लाओ, एक बैलेंस लाओ, ठीक है, रख रखाव करना, ये सब इसमें चीज़ें आएंगी। इसके सारे पॉइंट बेटा लिख लो, क्योंकि आप इसको पॉइंट्स याद कर लो, बना बना के पेपर में लिख सकते हो। बेसिक है, कुछ ऐसा खास इसमें डिफिकल्ट नहीं है, अगर ये आपके पेपर में आता तो आप कर लोगे। मौजूदा प्रकृति विरासत का संरक्षण करना, ठीक है, जो अभी है उसकी संरक्षण करो, न्यू बनाओ, प्लस जो पुराना खराब हो उसको ठीक करो, और जो अभी है उसकी संरक्षण करो। नदियाँ, झीलों एवं जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन एवं अनाच्छादन की जांच करो, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, जंगलों में समय समय पर जाके वहाँ की मिट्टी की, वहाँ के पेड़ों की, हर चीज़ की जांच करो कि कोई कमी तो नहीं है। उनकी मतलब जो उनका विकास के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उसमें कोई भी खामी तो नहीं है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये सब उसकी पूरी जांच करो, प्रॉपर उसकी एक पूरी उसकी केयर करो, ये बोल रहे हैं ये। नेक्स्ट अब देखेंगे बेटा 96 वाला, 88 हम पढ़ चुके, 96 अगला कर रहे हैं। इसमें क्या है, उसी में थोड़े से हल्के हल्के अमेंडमेंट कर दी गई, ठीक है। इसका नाम क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए विस्तार, ठीक है, पंचायत अधिनियम 96, ठीक है, PFSA। इसमें क्या है, 96 में भारत में संविधान के भाग 9A के वर्णित प्रावधानों का विस्तार के लिए है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, इस वाले अधिनियम में क्या किया है इन्होंने, वनवासियों की संस्कृति पहचान, वनवासी जो लोग हैं उनकी संस्कृति तथा पहचान की विरासत को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित अनिवार्य प्रावधान किए, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रावधान किए गए, और वनवासियों जो लोग विस्थापित हो रहे थे ना, वनवासी जो विस्थापित हो रहे थे, अपने जंगलों को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो रहे थे, उनके लिए विस्थापितों और उनके पूर्वजों जो उनके पूर्वज थे को प्रावधान में सशक्त बनाया, ठीक है, उनके लिए
एक तरीके से उनकी जो जगहें थी उनके लिए फिक्स की गई कि तुम्हारे जंगल हो तो तुम वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। पी ऐसे पैसा जो है ये इन्होंने आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम करने की मांग की, कि इनके लिए काम किए ताकि इनके अलगाव को और बढ़ने से रोका जा सके। ये लोग जो विद्रोह कर रहे थे क्योंकि इनके साथ गलत हुआ, अब ये विद्रोह करेंगे, ये अपने हक की तो मांग करेंगे, तो इनका जो अलगाव था, ये लोग पता है एक तरीके से धीरे धीरे करते करते अलगाववादी बन गए थे, क्योंकि इनके साथ इतना गलत हो रहा था। जंगली लोग थे, वो मानने को तैयार नहीं थे तुम हमारे साथ कुछ अच्छा करोगे। इनके मन में ये बात थी कि जो आता है हमारे साथ यहाँ गलत करके जाता है, तो ये अपने एरिया में किसी को आने भी नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब सरकार आ गई, देश आज़ाद हो गए, तब भी उस चीज़ से डरे हुए हैं, भयभीत बैठे हुए हैं। तो उनको ठीक करने के लिए इनके हक के लिए बात की गई, ठीक है। अलगाव जो ये लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उसको रोकने के लिए किया गया, संसाधनों का उचित उपयोग हो, ठीक है। इसके द्वारा विकास का उपचार के बावजूद अब क्या हुआ, इन्होंने किया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वनवासियों के अधिकार को दिलाने में संतोषजनक परिणाम नहीं आए सामने, ठीक है। कौन सा, ये 1960 वाला, इसमें कोई अच्छी चीज़ें नहीं हुई। 1988 वाला जो है, 1988 वाला जो है, इसमें बेसिक बता दी गया। इसमें भी और प्रावधान किए गए कि इनका जो विस्थापित लोग हैं इनको दोबारा से उनको पुनर्वास करवाया जाए, ठीक है। इनके हक के लिए बात की, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं 96 वाले में। इसलिए क्या आप आगे का जो है वो करेंगे, कौन सा, ये वाला, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना दी गई, बहुत बड़ा एक वो बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा अच्छे से करना, पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा कि वनवासी अधिनियम 2006 क्या है, ये वाला एक क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब इसमें आपको पूरा बैकग्राउंड भी लिखना होगा, पहले क्या हुआ और जो पीछे अपनी 2 करे उसके बारे में भी, कि उनमें क्या क्या बताया गया, प्लस ये पूरा डीप में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या क्या कैसे इनको क्या बताया गया, ठीक है। देखो बेटा, अब इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति और वन निवासी जो ये लोग हैं, एसटी वाले लोग जो हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, वन अधिकारों का मान्यता अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम 2006, ठीक है। दो पारित कब हुआ है, 2007 में हुआ है, लेकिन बनना स्टार्ट 2005 में हो गया, तो 2006 तक ये चलता, लंबा प्रोसीजर रहा है इसका। उसके बाद ये पारित हो गया। इसके बाद क्या है, पारंपरिक वनवासियों के अधिकार के लिए कानून मान्यता प्रदान करे, ठीक है। जो पारंपरिक है, जो लोग पहले से ही वहाँ रह रहे हैं। एक बात सोचो बेटा, जंगल में रहने वाले लोग, उनके दादा परदादे भी जंगली, उनके माँ बाप भी जंगली, फिर वो भी जंगली, उनके बच्चे भी जंगली, सब वहीं रह रहे हैं। तो ये कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं है, वो कुछ और काम कर नहीं सकते, वो जंगलों में ही रहना सीखे हैं बचपन से, तो जंगलों में ही रहेंगे। एक तरीके के वाला कैरेक्टर समझ लो, मोगली वाला था ना, कि अगर तुम उसे बाहर लाओगे तो वो रहेगा कैसे, उसे कुछ नहीं पता बाहर की दुनिया का, ना वो कुछ काम कर पाएगा, ना वो कुछ कमा पाएगा। तो अगर वो आते हैं ना, तो उनका मतलब अंत यही है कि या तो मर जाएंगे या वो भिखारी का जीवन जिएंगे, उन्हें किसी से मांग के करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ ये जो लोग रहते हैं खेती करते हैं, अपना खाना वाना पूरा कर लेते हैं, और जंगली लोग होते हैं, जंगल में शिकार वगैरह करके रह लेते हैं, बाहर नहीं रह पाएंगे ये, है ना। तो ये इनको इनको इनके लिए भी एक प्रकार से न्याय के लिए एक आया गया। क्योंकि देखो, सच बात यही है कि जो लोग सरकार बनने से पहले, ये सब जो अंग्रेज आने से भी पहले, सरकार बनने से पहले, सबसे पहले ये लोग जंगलों के रहने वाले थे। तो उस आधार पे जंगलों के पूरा हक इन्हीं का है, जंगल के मालिक यही कहलाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात वन भूमि पर कब्जा और स्वामित्व से संबंधित अन्याय, ठीक है, अन्याय गलत चीज़ जो हो रही थी को पूर्ववर्तित करना था, ठीक है। ये इसको ठीक कर रहा था, जो इनके साथ अन्याय हुआ उनको ठीक करने के लिए अधिनियम है। अधिनियम का उद्देश्य है वनों और वन जातियों का संरक्षण, ठीक है। इनका दोनों का, वन प्लस वन जातियों का संरक्षण, वनवासियों के अधिकार को मान्यता देना, जो लोग वन में रहने वाले थे उनके अधिकार को मान्यता देना कि वो भी इंसान है, उनके जंगल है उनको वहाँ से ना निकालो, जंगल को तुम्हें बचाना है, ठीक है, लेकिन उन्हें मत निकालो, क्योंकि अगर वो निकल गए तो फिर वो जाएंगे कहाँ। यह अधिनियम अनुसूचित जाति तथा वनवासियों के लिए वन का अधिकार को मान्यता देता है, उनका वन पे अधिकार है, इसको मान्यता दे रहे थे वो, कि ये जो वनवासी लोग हैं इन्हीं के जंगल है, इस बात को मान्यता इसमें दे दी गई। और उन्हें खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान करता है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा, के वो खाना खा सकते हैं जंगलों में। क्या हुआ था, इन्होंने जंगल वगैरह पे अंग्रेजों ने वो कर दिया था कि आरक्षण है, तुम यहाँ आ भी नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, जंगल हमारे हैं, ऐसे कर दिया था। अब इनका क्या किया, खाद्य सुरक्षा, के तुम जंगल में रह रहे हो तो तुम जंगल से मिलने वाली कोई भी चीज़ खा सकते हो, जंगल से फल फूल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो तुम खा सकते हो, प्लस तुम
कम मात्रा में शिकार भी कर सकते हो। जैसे मान लो मछलियाँ हैं, तुम उसको पकड़ के खा सकते हो सिर्फ अपने लिए, तुम बेचोगे नहीं कि तुमने मतलब बहुत बुरी मतलब सारी मछलियाँ पकड़ ले और तुम उसे बेचने लग गए, ऐसा नहीं। अपने लिए जितना तुम्हारी ज़रूरत के लिए आवश्यक है उसको तुम खा सकते हो, मछलियाँ वगैरह पकड़ के खाएंगे। प्लस जो ये लोग पशु पालते हैं, गाय बकरी वगैरह ये लोग पालते हैं दूध दही के लिए, तो उनको चारा चरवा सकते हो, क्योंकि अब जो ये गाय वगैरह है उनको तो ये पेड़ पौधे खिलाने ले जाएंगे, चारे के लिए ले जाएंगे, तो उनका चारा जो होता है वो अलाउड था इनका। खाद्य सुरक्षा और आजीविका, कि तुम अपना खुद का खाना प्लस आजीविका, थोड़ा मतलब मान लो कम संख्या में सिर्फ अपने लिए हल्का फुल्का बेच के उसको खा भी सकते हो, कि तुमने बार्टर सिस्टम कर लिया कि तुमने मछली वगैरह दे दी, उसके बदले में तुमने कुछ ले लिया, ऐसे कम लेवल पे, जिससे टिकाऊ उपयोग, जैव विविधता का संरक्षण और परिस्थिति संतुलन को रखरखाव के लिए जिम्मेदारियों और अधिकारियों का स्थापना होती है। ठीक है, इससे कुछ खराब नहीं होगा, इकोसिस्टम नॉर्मल रहेगा। यह उन संभावित वनवासियों को लाभान्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून है। क्या है ये? इन सारे वनवासियों के लिए एक राष्ट्रीय कानून है जिससे इनको लाभ होगा, जिनके पास दस्तावेज समक्ष का अभाव है। अब ये इनके पास कोई दस्तावेज थोड़ी है, जिस घर में आप रह रहे हो आपके पास उस घर के कागज है कि ये घर हमारा है, ठीक है। रेंट पे भी अगर कोई बंदा रह रहा है, उसके पास उसके रेंट की एग्रीमेंट है कि हाँ भाई मेरे पास, मैं इस घर में रहने वो हूँ, तुम्हें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। इनके पास कोई दस्तावेज थोड़ी है कि हम जंगल में रहने के, क्या दस्तावेज होंगे इनके पास, ठीक है, कोई दस्तावेज वगैरह नहीं है। लेकिन वह आजीविका के लिए पीढ़ियों से वन की भूमि पर खेती करते हैं। अब पीढ़ियों से, बहुत पुराने समय से ये लोग भूमि इस पे अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए खेती करके ही खा रहे हैं, इनके पास और कोई उपाय नहीं उन लोगों को। इस अधिनियम के तहत बहुहितधारकों की सीमिता को वन भूमि पर किए गए दावों का विचार विमर्श करने के लिए, निर्णय लेने के लिए गठित किया गया, ठीक है। जिन्होंने दावा कर दिया कि ये हमारी जमीन है उनके लिए, ठीक है, जैसे पंचायत, आदिवासी, पुरुष महिला विभाग, इन सभी के लिए विचार विमर्श के लिए एक संगठन भी बना दिया गया, जिससे क्या है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब बेसिकली बता रहे हैं कि 2006 के तहत ये पारंपरिक वन निवासी कौन होगा, इन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया कि कौन अब इसमें दायरे में आएगा कि वनवासी हैं कौन। इसके तहत अन्य पारंपरिक वनवासियों की परिभाषा के अनुसार 2 आवश्यकताएं शर्त होनी चाहिए। 2 बात बोल दी इन्होंने कि 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए, अगर दोनों हैं तो आप वनवासी हो, वरना आप वनवासी नहीं हो। उन्होंने मुख्य रूप से अनुसूचित जातीय समुदाय के संबंधित वन भूमि निवास होना चाहिए, ठीक है, वन भूमि है जो वहाँ पे तुम्हारा घर होना चाहिए, तो तुम कहलाओगे कि तुम यहाँ के हो, ठीक है। वे अपनी आजीविका के लिए ज़रूरतों के लिए 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से, 3 पीढ़ी, एक पीढ़ी कितनी, 25 ईयर्स की, ठीक है, तो 3 पीढ़ी 75 की हो गई, इसके हिसाब से भूमि पर निवास कर रहे हों। पिछले 3 पीढ़ियों से अगर उनकी तीनों पीढ़ियाँ जंगलों में ही रह रही है, उनके दादा परदादा, उनके पिताजी 75 ईयर्स तक वो यहीं के हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, जंगल के वनवासी, ठीक है। 3 पीढ़ियाँ अगर इनकी यहाँ की है तो ये पक्के वनवासी कहलाएंगे यहाँ के। 2005 का जो कानून आया इससे पहले का समय, ठीक है, ये जरूरी है। फिर क्या वन अधिनियम में क्या करता है ये अधिकार, ये जो अधिनियम है क्या कर रहा है, ये इसका देखो, पारंपरिक वन आवास के अधिकारों की को कानून मान्यता देता है, इनके जो अधिकार है इनको कानूनी मान्यता ये दे रहा है, ठीक है, कि ये जंगल में रह सकते हैं, प्लस अपनी खेती कर सकते हैं, उस खेती से अपनी खेती के लिए जो ये अगर बार्टर सिस्टम करके कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहे खरीद सकते हैं, अपने जानवर को रख सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, मछली को बेच भी सकते हैं कम लेवल पे, और जंगलों में वापिस इनको रहने का अधिकार दे दिया गया। यही चाह रहे थे ये, इससे ज़्यादा कुछ चाह भी नहीं थे, इनको बस ये था कि उनका जो घर है वो न उजाड़ा जाए, तो इनको वापस रहने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अपने जानवर रख सकते, खुद रह सकते, बस इनका यही था। वन कानूनों के कारण होने वाला अन्याय से आंशिक रूप से सहायता करना। अब ये क्या इनके साथ अन्याय हो रहा था कि तुम जंगल जो कट गए उसको बचाने के लिए तुम जंगलों को आरक्षित कर रहे हो, इनको रहने नहीं दे रहे, इनको जंगलों से बाहर निकाल रहे हो, किसी जानवर का इसे शिकार नहीं करने दे रहे, ये सब चीज़ें गलत है ना। अगर ये लोग वहाँ रह रहे थे कुछ खाएंगे भी तो इनको मछलियाँ वगैरह तो चाहिए, ये कोई बहुत बड़े पैमाने पे तो शिकार करेंगे नहीं, नॉर्मल करेंगे ना। संवैधानिक वन अधिकारों को परंपरागत वन निवासी समुदाय में निहित कर सामुदायिक वन संसाधनों को
कानूनी अधिकार को राज्य और राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों और क्षेत्रों में संविधान में संस्थागत करना था। अब इनके लिए पूरी संस्था के वो बना दी गई एजेंसी, राज्य के ये, राष्ट्र के ये पूरी एक स्ट्रक्चर सा वो बना दिए गए जो इनके अधिकारों के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब बस ये बेटा चुनौती वाला टॉपिक में यही आएगा। अगर इसमें चुनौती कुछ देखी जाए तो ये कि ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा कि ये लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से निरक्षर लोग ये हैं। इनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है, क्योंकि ये बोलने लायक होते ही नहीं है, क्या ही बोलेंगे। ये अधिकारी अगर आते हैं इनके जंगलों से इनको निकाले तो ये नहीं बोल पाते। ठीक है, और इनकी एक तो संख्या कम होती है, क्या ही लड़ाई कर पाएंगे, लड़ने के लिए संख्या भी तो चाहिए। तो इनकी चुनौती यही है कि कानून तो बन गया, लेकिन आलोचना ये कि उस कानून का इम्प्लीमेंट भी तो हो, कानून लागू भी तो हो। कानून बना दिए, अधिकार दे दिए, लेकिन उनको उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से। सारी सेम जितने भी आलोचना वाले पॉइंट होते हैं ना, वही आलोचना के पॉइंट है, चुनौती वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट अच्छा करके जाना, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी किसी को कुछ भी ना समझ आए अब भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आसान चैप्टर कुछ खास इसमें है नहीं, सिर्फ उनको वापस उनके रहने की जगह दे दी, शिकार करने के लिए एरिया वगैरह दे दी, सब कुछ उनको दे दिया, बस ये इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वीडियो को यहीं करेंगे एंड।